हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 फरवरी, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर था? जो EIU का लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था 10 फरवरी 2022 को, उसमें जो शीर्ष पर था वो कौन सा देश था? स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी या नॉर्वे? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, नॉर्वे। नॉर्वे इस जो सूचकांक था उसमें शीर्ष पर था। ये EIU से संबंधित कुछ बातें हैं। EIU के लोकतंत्र सूचकांक में का 2021 संस्करण 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस वर्ष 2006 में से अपने लोकतंत्र सूचकांक के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्रों के 2 क्षेत्रों सहित दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति को सामने ला रहा है। इसमें नॉर्वे शीर्ष पर है। 165 देशों में 40वां स्थान भारत का है। दोस्तों EIU की बात करते हैं। EIU की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। EIU की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मृदा है, लेटराइट मृदा है, जलोढ़ मृदा है या फिर लाल मृदा है? दोस्तों कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है वो होती है काली मृदा। जैसा कि आप जानते होंगे कपास की खेती कहाँ ज़्यादा की जाती है भारत में, वहाँ यही पाई जाती है, यही मिट्टी। कपास की पॉइंट्स हैं दोस्तों, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मृदा अधिक समय तक नमी बनाए रखती है, इसलिए दोस्तों ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है और इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। कपास के अलावा काली मृदा गेहूँ, मूंगफली, मिर्च, तंबाकू और ज्वार जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है, जो भारत में दक्कन और मालवा पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। आप समझ गए होंगे कहाँ पर पाई जाती है। स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? 1787, बंगाल, पंजाब, कर्नाटक। 1789 1789 बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता। 1790 बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 1793 बंगाल, उड़ीसा या बिहार? आप कोशिश कीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1793 बंगाल, उड़ीसा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में है, वॉशिंगटन में है, जोहान्सबर्ग में है या फिर पेरिस में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ। यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में या किस शहर में है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूनेस्को से संबंधित की पॉइंट्स है। यूनेस्को का अर्थ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में यूनेस्को में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। अमेरिका, इजराइल, लिक्टेंस्टीन यूएन के सदस्य हैं, लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। 3 देश अर्थात फिलिस्तीन, न्यू और कुक द्वीप यूनेस्को के सदस्य हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रोलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन। कोशिश कीजिए, इसका आंसर सभी को आता ही होगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर है गांधी इरविन समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था इस समझौते के कारण। देखते हैं, ये की पॉइंट्स हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपके लिए इसी तरह वीडियोस चलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है? ऑप्शन ए अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, बी ऑप्शन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? ये है माइक टायसन की। ये माइक टायसन की आत्मकथा है। अब ये ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी बुक है दोस्तों? ये है हमारे सचिन तेंदुलकर जी की। हमारे सचिन जी की ये आत्मकथा है या पुस्तक जो भी कह सकते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? इस बुक की बात करें तो ये है युवराज सिंह की। ये युवराज सिंह की है हमारे, उन्होंने अपने बारे में इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, हमने अभी लास्ट वीडियो से या 1-2 वीडियो पहले ही सभी लोक नृत्य से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने लगभग सभी लोक नृत्य को कवर किया था। इसलिए आप चाहें तो उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है, कर्नाटका से या तेलंगाना से या फिर पश्चिम बंगाल से। जैसा कि हमने उस वीडियो में भी पढ़ा था, यक्षगान संबंधित है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यक्षगान एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य संगीत, गीत, विद्वानों की बातचीत और जीवंत वेशभूषा का एक अनूठा मिश्रण है। दर्शकों के सामने एक दिव्य दुनिया सामने आती है, क्योंकि जोरदार गायन और ढोल बजाने के नर्तकियों और अत्यधिक आकर्षक वेशभूषा से पृष्ठभूमि मिलती है। अतः यक्ष नाम का अर्थ है दिव्य और गढ़ का अर्थ संगीत, यानी यक्षगान का दिव्य संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महानिलोवेश योजना के नाम से जाना जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56, द्वितीय जो कि 1956 से 61, तृतीय 61 से 66, चतुर्थ 69 से 74। बताइए दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना को महानिलोवेश मॉडल या महानिलोवेश योजना के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर की तरफ आते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। 9वां क्वेश्चन है, डुअस किस खेल से संबंधित है? शतरंज और क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, क्रिकेट और टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर तो जानते ही होंगे।
डुअस का मतलब होता है दो। दो प्लेयर किस खेल में खेलते हैं दोस्तों? टेनिस में भी और बैडमिंटन में भी दो दो खिलाड़ियों का खेल होते हैं, यानी 4 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, दो दो प्लेयर में डिवाइड होके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब, फजल हक। विचार कीजिए इस क्वेश्चन पे दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि तृतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, और वो हुआ था 1887 में। हम जल्दी इससे संबंधित भी एक वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। जैसा कि आप अभी पढ़ा था हमने, तब बदरुद्दीन तैयब जी पहले भारतीय थे जिन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन आए दोस्तों कि प्रथम बैरिस्टर के रूप में किस भारतीय ने काम किया था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, उच्च न्यायालय में बैरिस्टर। उन्होंने 1885 में फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबकम तेलंग के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की गठन किया था। दोस्तों अभी तक आप अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहते हैं, आगे भी लाते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।